हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव मास के बारे में और लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्टिव मास किसको कहा जाता है। ठीक है, एक्टिव मास जो होता है इसे समझना बहुत ईजी है। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास 1 लीटर कोई सब्सटेंस है। 1 लीटर का अगर सब्सटेंस है तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहेंगे एक्टिव मास। एक्टिव मास का एक और नाम है मोलर कंसंट्रेशन। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप मोलर कंसंट्रेशन बोलिए या फिर एक्टिव मास बोलिए। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्टिव मास। इट इज एक्सप्रेस्ड एज बिलो। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि जो भी सब्सटेंस होगा उसको आप लिखेंगे और उस सब्सटेंस के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप एक ब्रैकेट लगाएंगे, जो कि बड़ा ब्रैकेट होता है उसको लगाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल मोलर कंसंट्रेशन दैट इज एक्टिव मास ऑफ ए। अगर एक सब्सटेंस ए है तो इसका जो मोलर कंसंट्रेशन होगा उसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दोनों साइड से ब्रैकेट लिखेंगे और बीच में उस सब्सटेंस को लिखेंगे, तो ये होगी आपका मोलर कंसंट्रेशन। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका जो स्टेटमेंट होता है पहले वो हम पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ ईच कंसंट्रेशन टर्म्स रेज्ड टू द पावर equal to the stoichiometric coefficient of the molecules of the reactants taking part in balanced chemical reaction। अब ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको हम किस तरीके से समझेंगे। देखिए, एक बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गया, बैलेंस केमिकल रिएक्शन अगर होगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ वो जो रिएक्शन होगा वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो रिएक्टेंट होंगे तो उन रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा, उनका प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन का जो रेट होगा उसका प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास या कंसंट्रेशन का होगा, मोलर कंसंट्रेशन का। तो मोलर कंसंट्रेशन का जो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और साथ ही साथ कैसे, जो पावर होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा उसको लेके हम पावर बनाएंगे कंसंट्रेशन टर्म्स में। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान के चलिए कोई एक रिएक्शन है ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। ये रिएक्शन करके कुछ इधर देता है, यानी प्रोडक्ट में कुछ भी चीज़ दे रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका तो रेट होगा, क्योंकि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसका कुछ रेट होगा। तो वो जो रेट होगा, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। तो ए का मोलर कंसंट्रेशन ये हो गया, फिर बी का मोलर कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट बनाएंगे तो दोनों का ये जो प्रोडक्ट होगा, और साथ ही साथ जो मोलर कंसंट्रेशन का जो टर्म्स होगा उसके ऊपर जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो पावर बन जाएगा, यानी ये और ये पावर बन जाएगा। तो यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच ईच टर्म्स रेज्ड विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द पावर में चला जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसको हम पूरे अच्छे तरीके से इसको हम समझते हैं, और इसके लिए एक इक्वेशन आता है, लास्ट में एक एक्सप्रेशन आता है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि ये केमिकल रिएक्शन है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन बन रहा है सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। तो अगर इसकी हम बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन लेफ्ट से राइट की ओर होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो ए प्लस बी बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डी, ये हो गया आपका फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या हो जाएगा, इसका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा यानी कि आर एफ, वो क्या हो जाएगा, ये और ये, यानी कि ये तो रिएक्टेंट हुआ, तो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन जो होगा उसका प्रोडक्ट साथ ही साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो पावर में आ जाएगा। तो ये पावर में आ गया है तो उसका प्रोडक्ट का ये प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इस साइन को हटाएंगे, जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन इसको हटाएंगे तो के एफ हो जाएगा, और मोलर कंसंट्रेशन ए का पावर या मोलर कंसंट्रेशन बी का पावर बी,
और यहाँ पर जो के एफ जो दिख रहा है इसको हम कहेंगे रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। उसी तरह ये जो रिएक्शन है इसको हम अगर राइट से लेफ्ट की ओर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि सी सी प्लस डी डी जो है वो ए प्लस बी बी देगा। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सिमिलरली द बैकवर्ड डिरेक्शन इज, तो बैकवर्ड डिरेक्शन को हम क्या करेंगे, उल्टा साइड से लिखेंगे। तो स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस डी डी ए प्लस बी बी, ये हो जाएगा। ठीक, अब साथ ही साथ अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसमें लगाएं, अगर हम इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो आर बी यानी बी फॉर बैकवर्ड, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी रिएक्टेंट होगा, तो इस केस में रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, सी सी प्लस डी डी हो जाएगा, जो रिएक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट की ओर हो रहा है। तो इस समय ये रिएक्टेंट बन गया, फर्स्ट में जो था वो ये रिएक्टेंट था। तो स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ये हो गया। अब इसको रेट ऑफ रिएक्शन बनाएंगे तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, साथ ही साथ जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में आ जाएगा। तो आर बी इज इक्वल टू, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन, तो के बी हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो के बी हो जाएगा इसको हम रेट कांस्टेंट लिखेंगे, किसके लिए, फॉर बैकवर्ड डिरेक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डिरेक्शन। अब क्या हो जाएगा, जब ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डिरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डिरेक्शन, ये दोनों डिरेक्शन क्या हो जाएगा, रेट जो होगा वो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डिरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डिरेक्शन, ये कब हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम में हो रहा है। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी रिएक्शन तब, तो उस कंडीशन में आर एफ का जो वैल्यू है उसको इधर रखेंगे और आर बी का जो वैल्यू है वो इधर रख दिए। ठीक है, आर एफ का जो वैल्यू था के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी, और आर बी का जो वैल्यू था यानी रेट ऑफ बैकवर्ड डिरेक्शन था वो था के बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी। तो के एफ बाई के बी इज इक्वल टू के एफ के साथ जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा और के बी के साथ जो टर्म्स था वो ऊपर चला जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या के किसके लिए लिख रहे हैं, के एफ बाई के बी जो है इसके लिए हम एक कंबाइंड कांस्टेंट ले रहे हैं जिसको हम के कहेंगे, दोनों को मिला के। तो ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी, फिर हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी। तो ये जो के हो गया इसको हम कंबाइंड कांस्टेंट कहेंगे और ये किसके बराबर होगा, के एफ बाई के बी के बराबर होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो पूरा समझ में आया होगा।